बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, इसीलिए हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के ज़रिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य पालकों को भी मिल रहा है किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ। प्राकृतिक कृषि के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाएं, गुणवत्ता युक्त फसल पाएं। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करता है डस्टर। अब राज्य में कृषकों की तरह ही मत्स्य पालक भी किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा मिलने वाले ऋण का लाभ ले पा रहे हैं। वैसे मत्स्य पालक जिसके पास तालाब, टंकी, खुले जल, निकाय या हैचरी है, या मछली पकड़ने संबंधी आवश्यक लाइसेंस है, या स्वयं सहायता समूह, संयुक्त या समूह या महिला समूह से जुड़े मत्स्य पालक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। प्राकृतिक कृषि यानी बिना रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के खेती करना, जैसे खेतों में प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ों से निर्मित जैविक खादों का प्रयोग, साथ ही कीटनाशी इत्यादि के लिए नीम निर्मित दवाओं का प्रयोग खेती बाड़ी में किया जाता है। प्राकृतिक कृषि से एक तो मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है, वहीं उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होती है। इसलिए तो आज कृषि विशेषज्ञ प्राकृतिक कृषि अपनाने की सलाह देते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। झारखंड की जलवायु और मिट्टी के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित मक्का के उन्नत प्रभेद है सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहते हैं तो कंचन और HQPM2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद है कंचन, HQPM2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज प्राप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की खेती में जैसा कि सिंचाई जल की बहुत आवश्यकता होती है, यदि आप गेहूं की फसल लगाए हुए हैं और सिंचाई जल की कमी है, हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है कि दाना बनने के समय ही सिंचाई करें, जिससे उपलब्ध सिंचाई जल का सही इस्तेमाल होगा और उत्पादन सही मात्रा की गुणवत्ता युक्त होगी। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए फसलों पर दवा का छिड़काव करना होता है। पाउडर रूपी दवा का छिड़काव को बेहतर तरीके से करने के लिए कृषक डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर रूपी रासायनिक दवाओं का फसलों पर छिड़काव हाथों द्वारा करने पर बहुत तरह की समस्याएं आती है और दवा एक समान फसल पर बिखरता भी नहीं। इस कार्य को इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता से करने पर दवा का एक समान छिड़काव पूरी फसल पर होता है और दवा बर्बाद भी नहीं होता और हाथों द्वारा छिड़काव से होने वाली परेशानियों से किसान का बचाव होता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। ध्यान रहे, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अब नए रूप में हमारे सामने, इसलिए बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सारे काम करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए
भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए, पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे करें। अगर पॉली हाउस में आप टमाटर की खेती करेंगे तो आप 3 से 4 गुना अधिक उपज पा सकते हैं और इसमें कीट और रोग लगने की संभावना भी काफ़ी कम होती है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे करेंगे। पॉली हाउस में टमाटर की खेती आम के आम और गुठलियों के दाम की कहावत को चरितार्थ करती है। कृषि जानकार कहते हैं कि पॉली हाउस में सामान्य खेती से 3-4 गुना अधिक उत्पादन ऑफ सीजन में किया जा सकता है और इसमें कीट और रोगों का प्रकोप भी कम होता है। ग्रीन हाउस में उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर का उत्पादन होता है, इसलिए किसान अब धीरे धीरे संरक्षित खेती को महत्व देने लगे हैं। पॉली हाउस के लिए कुछ उपयुक्त टमाटर की किस्में हैं DARL 303, HT 6, सन 7666, NS 1237, NS 4130, COTH 1 और NDT 120। इसके अलावा नवीन, लक्ष्मी, पूसा दिव्या, अभिमन, अर्का सौरभ, पंत बहार, अर्का रक्षक, पूसा चेरी टमाटर 1 है। किसान भाई, आज हम आप पहुंचे हैं ICAR हर पलांडो में। हमारे साथ ICAR के प्रधान जी उपस्थित हैं जिनका नाम डॉक्टर AK सिंह जी है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे की जाती है। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों।
टमाटर एक प्रमुख सब्जी की फसल है और हमारे झारखंड प्रदेश में काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में इसकी खेती हो रही है। पूरे साल इसकी खेती किसान भाई कर रहे हैं और गर्मा बरसात में भी टमाटर की खेती अधिक आमदनी के जरिया साबित हुई है। पॉली हाउस में इसकी खेती करने के लिए हम लोग काफ़ी समय से यहाँ अनुसंधान किए और सबसे पहले तो किस्मों का चुनाव हम लोगों ने किया और जो 2 उन्नतशील किस्में, एक स्वर्ण कंचर और एक हाइब्रिड F1 स्वर्ण अनमोल हम लोगों ने यहाँ से विकसित किया। टमाटर की खेती अगर हम पॉली हाउस की बात करें तो हमारे झारखंड में कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से खुले हवादार प्लास्टिक के घरों में की जा रही है। इसको हम लोग नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस बोलते हैं। इसकी संरचना में हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, साथ साथ जो मॉस्किटो नेट आता है जिससे मच्छरदानी का जो जाली आती है उससे चारों तरफ लगाए रखते हैं और बीच में भी एक हम लोग हरे रंग का पारदर्शी नेट का प्रयोग करते हैं जिससे कि हम तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। अब सबसे पहले हम इसके भूमि के चुनाव की बात करेंगे। ऐसी मिट्टी जहाँ पे कि जल निकास की भी व्यवस्था हो, पॉली हाउस ऐसे जगह पर निर्माण करना चाहिए जहाँ पे जल भराव ना हो रहा हो। जीवांश युक्त खाद प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। आजकल प्राकृतिक खेती की बात भी हम लोग करते हैं और जैविक खेती की बात करते हैं तो निश्चित रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और हम लोगों ने देखा है कि किसान भाई अगर 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो जैविक कार्बन मिट्टी का एकदम सही रहता है और कोई भी फसल हो, चाहे वो सब्जी की हो, दूसरे भी फसलों के लिए सबसे अच्छा रहता है। टमाटर के पौधे 5 से 6 सप्ताह में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपण के समय पौधों के बीच की दूरी का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हमेशा क्यारियां ज़मीन से 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई बनाई जानी चाहिए। पौधे की रोपाई पॉली हाउस में 3 फुट चौड़ी मेड़ पर दोहरी लाइन में 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है। सिंचाई बूंद बूंद पद्धति से करने पर टमाटर का उत्पादन और उसके गुणवत्ता में बढ़ोतरी के साथ साथ पानी की भी बचत होती है। तो हम लोग भूमि का चुनाव ऐसे करते हैं जिसमें जैविक कार्बन काफ़ी अच्छी मात्रा में हो और सबसे पहले हम ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाते हैं क्योंकि जो भी हम प्लास्टिक के घर में खेती करते हैं टमाटर की तो हम लोग इसको चाहे खाद हो चाहे पानी हो सारा ड्रिपर के माध्यम से टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करके फर्टिगेशन यूनिट के द्वारा ही देते हैं। तो एक क्यारी से दूसरे क्यारी की दूरी हम लोग 1.2 मीटर रखते हैं, 120 सेंटीमीटर और एक क्यारी करीब 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई होनी चाहिए। गोबर की सड़ी हुई खाद इस पर हम लोग मिलाते हैं और साथ साथ इसको हम लाइन से लाइन की दूरी की अगर बात करें तो करीब 2 लाइन के बीच में हम लोग 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी और पौधे से पौधे बीच में 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। लेकिन एक बेड से दूसरे बेड की दूरी हम लोग 1.25 मीटर के आसपास रखते हैं। बीच में नाली रहती है आने जाने के लिए। रोपाई के बाद करीब जितनी भी हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद है उसका प्रयोग करते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास अगर हम ये जो हमारा प्रमुख पोषक तत्व है टमाटर की फसल के, हम लोगों ने देखा है कि अगर हम 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 150 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में टमाटर की फसल को देते हैं तो हमसे उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलता है। गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ जितने भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरक हैं इनकी नाइट्रोजन की तो 1/3 मात्रा ही शुरू में देते हैं और फास्फोरस और पोटास को भी धीरे धीरे कई भागों में बांट करके समय समय पे फर्टिगेशन यूनिट के द्वारा इसको दिया जाता है तरल फार्म में देने से, क्योंकि जो भी हम पॉली हाउस में खेती करते हैं तो पौधा वहाँ पे करीब 8 से 9 महीने तक रहता है। बाहर खेती करते हैं तो 4 से 6 महीने में पौधे का खत्म समाप्त हो जाता है। तो लंबे समय तक पौधे को वहाँ देने के लिए हम लोग खास तौर से सिंचाई के लिए टपकन सिंचाई विधि का ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं और हम लोग खाद एवं उर्वरक भी फर्टिगेशन यूनिट के सहारे ही देते हैं। पॉली हाउस में उगाई गई संकर टमाटर की ऊंचाई 8 से 10 फुट ऊंची हो जाती है, जिसे रस्सियों से सहारा दिया जाता है। पौधा रोपण से पहले खरपतवार को निकाई करके निकाल दें। साथ ही ज़रूरत के हिसाब से खाद और उर्वरक डालें।
ड्रिप सिंचाई से पानी के साथ उर्वरक भी दिया जा सकता है। उत्पादन कम क्षेत्रफल में हम लोगों ने देखा है, कम जगह क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन के लिए ही इस तकनीक का विकास किया गया है। और हम लोगों ने देखा है कि बाहर अगर हम 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज मिल रही है, 40 से 50 टन मोटा, तो प्लास्टिक के घर में खेती करने से हम लोगों ने देखा है करीब 120 से 180 टन प्रति हेक्टेयर की उपज। कहने का मतलब 3 गुना अधिक उपज हम लोगों को प्लास्टिक के घर में पॉली हाउस में खेती करने से मिलती है। दूसरा सबसे खास फायदा क्या होता है कि सीमित क्षेत्रफल उसको देखभाल के लिए तो काफ़ी कम लागत में देखभाल हो जाती है। और एक पौधे से भी अगर प्रति पौधे की हम बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि करीब 15 से 20 किलो तक 7-8 महीने का जो फसल चक्र होता है 15 से 20 किलो और 25 किलो तक भी हम लोगों ने देखा है कि एक पौधे से फल मिलता है, जबकि खुले में खेती करने से 4 से 5 किलो प्रति पौधा ही उपज मिल पाती है। और लंबे समय तक खेती करने से फसल की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रहती है, बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा मिलता है। और हम लोग इसको सहारा दे के ज़मीन पे नहीं फैलाते हैं। प्लास्टिक के घर में जब खेती की बात आती है तो पौधे को 3-4 शाखाओं को हम लोग सीधे ऊपर की तरफ सहारा दे के बढ़ाते हैं, क्योंकि एक पौधे के लतर की लंबाई करीब 3 से 4 मीटर तक हो जाती है। तो इस तरह से इससे उपज भी अच्छा मिलता है और आमदनी भी दोगुनी। लेकिन हमारे किसान भाई अगर पॉली हाउस की बात करें तो उतने तो उनके पास पैसा नहीं है जो पॉली हाउस लगवा, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल भारत सरकार की राज्य जो हमारा मिशन MIDH के द्वारा, NHM के द्वारा बहुत सारी योजनाएं पॉली हाउस में खेती करने के लिए और पॉली हाउस किसान भाइयों के लिए काफ़ी अनुदान पे भी मिल रहे हैं। करीब 50% सब्सिडी, 60% सब्सिडी और कई तो 90% अनुदान पे भी पॉली हाउस किसान। हम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है हमारा झारखंड सरकार का, भारत सरकार की योजना है और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर या डायरेक्टरेट हॉर्टिकल्चर के थ्रू नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन योजना से में जुड़ करके किसान भाई इस पॉली हाउस को लाभ उठा सकते हैं और इसमें अनुदान का भी लाभ उठा के। कोई देसी विधि नहीं है जो किसान अगर खुद को अपना कोई पॉली हाउस तैयार करे तो कैसे करे? देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं ये प्राकृतिक रूप से खुले हवादार पॉली हाउस की बात करते हैं। किसान भाई तो बिचड़ा उत्पादन के लिए जो हमारे झारखंड में बांस काफ़ी बड़े क्षेत्र पैमाने पे होता है, उसके भी सहारे से हम लोग उसमें नेट लगा के या प्लास्टिक का घर बना के नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बिचड़ा का उत्पादन तो कर ही लेते हैं। लेकिन क्योंकि फसल का जब हम लोग उत्पादन लेना है और मौसम बदलता रहता है तो गर्मी के मौसम में या तापक्रम बढ़ने पे हम जो पॉली हाउस की सीट को उसको ऊपर उठा देते हैं और मच्छरदानी का जो नेट लगा रहता है उसके बीच में, उससे हवा आदान प्रदान, हवा का क्रॉस होता है हवा, जिससे कि गर्मी का तापक्रम टेम्परेचर कम हो जाता है। इसलिए प्राकृतिक रूप से खुले प्लास्टिक के घरों का ही बनाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे करें। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो टमाटर की खेती कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो पॉली हाउस में टमाटर की खेती आप करेंगे तो अच्छी उपज पा सकते हैं और कीट और रोग से भी बचाव कर सकते हैं और इससे आपको मार्केट में भाव भी अच्छा मिलेगा। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है सब्जियों में पोटास का महत्व, इसके प्रयोग की विधि क्या है। सब्जियों की अच्छी उपज के लिए हम उर्वरक और खाद का उपयोग करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पोटास का प्रयोग कैसे करें जिससे अच्छी उपज आप पा सकते हैं और बाज़ार में अच्छे भाव भी आपको मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपको नई तकनीकों के बारे में जानकारी दें और आज हम आ चुके हैं पलांडू के ICAR में, जहां हैं हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर रेशमा सिंधे, जिनसे हम जानेंगे सब्जियों में पोटाश के महत्व और प्रयोग की विधि के बारे में। पोटाश जो होता है वो एक मैक्रो मतलब मुख्य पोषक तत्व है पौधे के वृद्धि के लिए। जैसे कि पोटाश के उपयोग से जो होता, पोटाश के उपयोग से हमारे फसलों की रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है। जैसे सूखा पड़ने पे जो फसल का नुकसान होता है, पोटाश के इस्तेमाल से वो कम होता है। पोटाश जो है हमारी जड़ को मजबूत करने में, जैसे फॉस्फोरस है जड़ की बढ़ने के लिए उपयोग होता है, वैसे ही जो गुच्छा तैयार होने के लिए, जड़ का गुच्छा तैयार करने के लिए पोटाशियम का उपयोग
बहुत ही ज़रूरी है। उससे हमारे जो पौधा है गिरता नहीं है। पोटाश की उपयोगिता और गुणवत्ता, जो फलों की फसलों का सब्जियों की गुणवत्ता के लिए पोटाश सबसे ज़्यादा महत्व करता है। अगर पोटाश नहीं होगा तो हमारी फसल तो आएगी, पर उसका जो गुणवत्ता होती है, जो उसकी अच्छाई मतलब जो चमक होती है वो नहीं होगी। तो इसीलिए पोटाश हमारे फसल में हमेशा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मैडम, हम लोग कैसे कह सकते हैं कि खेती के दौरान अगर पोटाश की कोई कमी है अगर पौधे में, तो कैसे जानेंगे उसे? सबसे पहले तो पोटाश की कमी से हमारे जो पौधे की वृद्धि है वो अच्छे से नहीं होती है, और पोटाश की कमी से जो हमारे फल वगैरह होता है उसकी गुणवत्ता कम होती है। और सबसे अच्छा तरीका जो पोटाश की कमी का पहचानने का है, जो हमारी फसल होती है उसकी जो पुरानी पत्तियां होती है, अगर वो जो उसका टिप होता है या नोक होता है वहाँ से वो सूखना या जलने जैसे होती है, वो धीरे धीरे बढ़ के पीला पड़ते हुए वो पूरा पत्ता सूख जाता है। पर जब किनारे से वो सूखने लगता है पुरानी पत्तियाँ, तो वो समझना है कि हमारा पोटाश की कमी है, और हमें उसे पोटाश को हमें उसको एज अ स्प्रे, अगर तुरंत हमको उसका इफेक्ट चाहिए है तो उसको हम फोलियर स्प्रे के इस्तेमाल से उसको कम किया कर सकते हैं, और नहीं तो हमें उसका पोटाश का जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको हमें फसल में डालना ही चाहिए। प्रयोग किस तरह से करना चाहिए पोटाश का? पोटाश का जो प्रयोग है, हम आमतौर पे MOP या सल्फेट ऑफ पोटाश दिया करते हैं। तो हमें फसल की जब लगाते हैं या फिर जैसे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या बुआई करते हैं, तो उस समय हमें 75% सब्जियों में 75% जो भी उसका मात्रा होगी उसका 75% हमें बुआई या ट्रांसप्लांटिंग के टाइम लगाना चाहिए, और जो 25% है वो जब फूल आते हैं या फल आते हैं उस समय देना चाहिए, जिससे हमारे जो फसल की गुणवत्ता है वो अच्छे से बनी रहे। और हमें हर हालत में इसका पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि जैविक खेती में भी पोटाश डालना चाहिए। जैविक खेती के टाइम जो भी पोटाश का सोर्स होता है, जो राख होती है हमारी, या फिर केले के जो छिलके होते हैं उससे बनने वाली खाद, उस या फिर वर्मी कंपोस्ट, इस सब में भी पोटाश बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। कितनी मात्रा में डालना है उसको? मात्रा क्या होनी चाहिए? मात्रा जो भी है, जैसे कि फसलों में जितनी मात्रा दी होती है, जैसे कि लौकी, इनका सब में उसमें 50 से 100 kg तक का जो है डाल सकते हैं। और इसमें है जब जो भी फसल है जिसमें हम अधिकतम है ना म्यूरेट ऑफ पोटाश की जगह पे पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश में क्लोरीन होता है, क्लोरीन हमारे मिट्टी को भी खराब कर सकता है या टॉक्सिक कर सकता है, और पौधे के लिए भी वो हानिकारक होता है। तो हमें ज़्यादातर मतलब अगर मिल सके तो हम पोटाश ऑफ सल्फेट यूज़ करना चाहिए। क्या सजेस्ट और किसान को ये मैं सजेस्ट करूँ कि जैसे हम यूरिया DAP डालते हैं वैसे ही हमें MOP डालना है। जब तक पौधे को पूरी तरह संतुलित पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो वो नहीं बढ़ पाएगा। जैसे हमें संतुलित आहार की ज़रूरत है वैसे ही फसल को भी एक संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, जो हमें NPK के द्वारा मिल सकती है। इसीलिए हमें यूरिया DAP और MOP जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश वो हमें हमेशा डालना चाहिए। किन किन सब्जियों में इसको डालना है? इसको सभी सब्जी, हर फसल को पोटाश की ज़रूरत होती है। तो हमें हर फसल के लिए, वो भले ही बागवानी वाली हो या फिर सब्जियां हो या कोई धान हो या कुछ हो, हर किसी को पोटाश की ज़रूरत होती है, और हमें हर फसल में पोटाश की जितनी मात्रा है उतना डालना चाहिए। तो किसान भाई बहनों, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। और हाँ, जाते जाते एक और बहुत ज़रूरी बात, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, तो आप कोरोना काल के समय में भीड़ में जाने से बचें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को कभी ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना
सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।